मेरा नाम सुकृति वर्मा, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के समाचार। कल शामली के थाना भवन में वाहन के इंतजार में खड़े सवारियों को रोडवेज बस ने कुचला। कई लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में सरकार बनी है। उनका एक विजन है देश के डिजिटल एम्पावरमेंट का, देश को डिजिटली मजबूत करना। पहला कार्यक्रम डिजिटल इंडिया का था, आपने देखा होगा। आज आप देखें कि हमने लगभग 450 स्कीम में लोगों के बैंक अकाउंट में डिजिटली पैसा भेजना शुरू किया, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब तक 13 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने भेजे हैं। 1,70,000 करोड़ करीब बचा, सैकड़ों करोड़ रुपया ऐसी जगह पहुंचाया जहां कोई ना बैंक था ना कोई एटीएम था। तो डिजिटल इकोसिस्टम देश का हमने बढ़ाया। डिजिटल इंडिया, फिर भारत के 2.5 लाख ग्राम पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर ले जाना। पिछले 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि मैं अब देश के 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम एक ऑप्टिकल फाइबर शुरू करेंगे। उसका श्री गणेश बिहार से हुआ। 45,000 गांव को हम जोड़ने वाले हैं, गांव तक ऑप्टिकल फाइबर। तो ये पूरा देश में हम डिजिटल बदलाव कर रहे हैं। और देखिए आप लोग, एक बात और समझिए, थोड़ा मैं इसको और बैकग्राउंड में दे दूं। आज पूरा हमारा डिजिटल इंडिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आधार के साथ पूरा GSTN, पूरा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक इंडस्ट्री, UPI, और हमारा जो स्वास्थ्य की योजना चलती है आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल बेस्ड है और सब भारत में इसको हमने डेवलप किया है। तो जिस तरह से हम देश के पूरे डिजिटल तंत्र को मजबूत कर रहे हैं जनता की सहूलियत के लिए, ये बताना बहुत जरूरी है। द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन ए पर्सनल इनिशिएटिव इन इंश्योरिंग डिजिटल एम्पावरमेंट। ये देश में वाईफाई क्रांति की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इट इज एन एक्स्ट्रा टू अनलीश ए मैसिव वाईफाई रेवोल्यूशन इन द कंट्री। अब ये कैसे काम करेगा, ये आपको हम बताना चाहते हैं। सबसे पहले आप समझ गए कि ये पब्लिक वाईफाई सिस्टम काम करेगा, तो सबसे पहले हम एक पब्लिक डेटा ऑफिस खोलेंगे। ये पब्लिक डेटा ऑफिस के लिए ना कोई लाइसेंस है, ना कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई फी है। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो फी। ये कोई परचून की दुकान हो सकती है, ये कोई चाय की दुकान हो सकती है, या कोई पब्लिक ऑफिस हो सकता है, या कोई भी इस दिशा में। जैसे आपको मालूम है, हमने कभी चर्चा पूर्व में की है, हमारे लगभग 3:45 ओवरनाइट इस पर आएंगे और कोई भी आ सकता है। तो ये जो हमारे पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, जिसको कहेंगे PDO, ये स्वयं भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से या बाकी से ले सकते हैं इंटरनेट की सुविधा। और एक दूसरा है पब्लिक डेटा एग्रीगेटर। पब्लिक डेटा एग्रीगेटर, इनका काम क्या है? ये एग्रीगेट करेंगे और जो उनको ऑथराइजेशन है PDO का, अकाउंटिंग है, इसकी ये चिंता करेंगे। तो पहला हुआ PDO, पब्लिक डेटा ऑफिस। दूसरा है पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर, और तीसरा है ऐप प्रोवाइडर। ऐप प्रोवाइडर का काम क्या है कि आपको मालूम है कि भारत ऐप इकोनॉमी में दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। तो आप एक ऐप को डाउनलोड करिए जो अवेलेबल रहेगा ऐप स्टोर पे। उसका आपका ऑटोमेटिक डिजिटल ऑथेंटिकेशन होगा, और इसको हम ऐप स्टोर के अलावा अपने वेबसाइट पर भी रखेंगे, अखबार में विज्ञापन भी देंगे, इसका लिंकेज भी बताएंगे। तो एक गया तो आप भारत में कहीं भी किसी ऐप स्टोर से, किसी PDO से आप सीधा वाईफाई प्राप्त कर सकते हैं। और आपको वाईफाई का मतलब तो समझते ही हैं, उसके लिए वहां कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, कोई सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, तो लिंकेज होना चाहिए। आपको मालूम है भारत में लगभग 120 करोड़ मोबाइल फोन हैं, जिसमें लगभग
60 करोड़ स्मार्टफोन है, ये तो आपको मालूम ही है। तो जैसा प्रकाश जी ने बताया कि देश में वो इन्होंने एक संख्या बताई है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूं, संख्या उससे आगे बढ़ सकती है। जिस तरह से याद होगा हमारे वरिष्ठ पत्रकारों को, एक समय जो पब्लिक कॉलिंग बूथ का सिस्टम आया था कि गांव-गांव में वाईफाई अवेलेबल होगा, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग इसका उपयोग करेंगे, मोबाइल सब कुछ उपलब्ध रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ी क्रांति है। पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए नो लाइसेंस नो रजिस्ट्रेशन नो फी, और पब्लिक डेटा एग्रीगेटर और ऐप प्रोवाइडर के लिए 7 दिन के अंदर हम उनको रजिस्ट्रेशन देंगे। लाइसेंस कुछ नहीं है, रजिस्ट्रेशन देंगे, और अगर 7 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन अलाउ कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि देश में हम इसको कितना लिबरलाइज कर रहे हैं, इस पूरी क्रांति को हम बताना चाहते हैं। अब इसके क्या क्या फायदे होंगे, इससे क्या क्रांति होगी, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये युग सूचना का है, सूचना क्रांति है। दिस इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज पावर। एक बार प्रकाश जी हम लोग बात कर रहे थे कि कोरोना में सड़क बंद, जहाज बंद, रेल बंद, लेकिन कम्युनिकेशन पूरा चल रहा था। मोबाइल है, आईटी है, इंटरनेट है, टेलीफोन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। तो ये एक देश में, और हमने पूरे को लिबरलाइज कर दिया। वर्क फ्रॉम होम को आपको मालूम ही है, यू कैन नाउ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली फ्रॉम होम। तो भारत का पूरा आईटी सिस्टम चलता रहा। तो आज देश की आईटी भूख बहुत ज्यादा है। गांव-गांव में बच्चे इससे किताब डाउनलोड कर लेंगे अपने गांव में, जिनको पास किताब नहीं है तो वाईफाई फास्ट डाउनलोड अलाउ करता है। आज किताबें डिजिटली उपलब्ध हैं, तो उसको पढ़ सकेंगे। स्किलिंग का काम शुरू होगा, बिजनेस का काम शुरू होगा, ये पूरे पब्लिक वाईफाई की अवेलेबिलिटी से देश में। तो ये पीएम वाणी, हमने टीआरआई से भी इनकी अनुशंसा थी, बाकी थी, तो बहुत ही यशस्वी काम आज हुआ है। मैं पत्रकार मित्रों से यही कहूंगा कि ये डिजिटल बदलाव का एक बहुत बड़ा उपकरण बनने वाला है। पीएम वाणी platform is going to be a very powerful transformative digital platform to empower ordinary Indians। ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। और खास करके मैं सुदूर इलाकों में डिजिटल एजुकेशन की बहुत बड़ी संभावना इसमें देखता हूँ। मित्रों, एक दूसरा है जो चर्चा प्रकाश जी ने की कि नरेंद्र मोदी जी भारत के दूर दराज के जो हमारे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो समृद्ध बने, वहां संचार बढ़े, इसकी बहुत उनकी चिंता है। आपने देखा होगा कि लगभग 1500 किलोमीटर हम चेन्नई से अंडमान अंडरग्राउंड सबमरीन ले गए, समय के समय पूरा कर दिया। प्रधानमंत्री ने उसको उद्घाटन कर दिया, आज वो काम कर रहा है। उसी प्रकार से लक्षद्वीप पे जो जितने 11 आइलैंड्स हैं, मेन तो उनका कवराती है, इसके अलावा मैं नाम पढ़ दूं क्योंकि लक्षद्वीप के लोग इसकी बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूरदर्शन से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जरूर दिखाएं कम से कम वहां पर। ये 11 आइलैंड हैं, कवराती, कल्पेनी, अगाती, अमीनी, अंद्रौत, मिनिकॉय, बंगाराम, बित्रा, चेलाट, किल्सन एंड कदमत। आपको प्रेस रिलीज में मिलेगा। लक्षद्वीप में टूरिज्म की असीम संभावना है। लक्षद्वीप हम लोग गए हैं, शायद प्रकाश जी आपका जाना, मतलब उसका जो ब्लू वाटर है, इट इज कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बड़े शांत लोग हैं, तो वहां कनेक्टिविटी की बात हमेशा आती है। तो आज ये हमने प्रस्तावित किया है, 1000 दिन में इसको पूरा करेंगे, और इसमें बिल्कुल सेफ, सिक्योर, बीएसएनएल के द्वारा जैसे वहां उसको इंप्लीमेंट किया था, यहां भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये भी, इसकी कुल राशि 1072 करोड़ की है, ये आपको हम बताना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ इस पे लिखा हुआ है। और जो हम लोगों ने एक बड़ा निर्णय किया है, जो प्रकाश जी ने आरंभिक टिप्पणियां की, कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा ये आग्रह करते हैं, निर्देश करता है कि नॉर्थ ईस्ट की चिंता होनी चाहिए। हम लोग अपने सारे विभाग में उसकी चिंता करते हैं, और वहां कनेक्टिविटी तो बहुत बड़ा विषय है।
तो 4G का काम बाकी सब जगह चल रहा है, कई जगह पूरा हो गया है, आसाम में बाकी जगह पर 2 जगह बचे हुए थे, एक अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हमारे 2 जिले कार्बी अंगलोंग और दीमा हासाओ आसाम के। तो आज हम 4G कनेक्टिविटी के लिए आसाम के 2 गांव और पूरा अरुणाचल, ये 4G हुआ प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कैबिनेट में हमने इसको अप्रूव कर दिया है, जिसके अंतर्गत लगभग 2374 गांव, 283 हैं अरुणाचल में और 691 हैं दोनों जिले आसाम में, और हम 1533 मोबाइल टावर स्थापित करेंगे 4G। तो आप देख रहे हैं कि आज ये तीनों निर्णय, वाणी, एम वाणी, लक्षद्वीप में अंडरग्राउंड केबल कनेक्टिविटी के लिए, और तीसरा अरुणाचल और असम के लोगों के लिए, तो देश की संचार क्रांति की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो ये मुझे आपको बताना। धन्यवाद। गंगवार जी, आप अभी। धन्यवाद। हमारे साथ बैठे हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी साथी मित्रों, आज जैसा भी बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने एक आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है। मित्रों, हम जिस मंत्रालय में हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं कि पूरे 1 साल में नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, पर हमने इस महामारी को कैसे पॉजिटिव बदला जाए इसके हिसाब से काम किया है। कोविड-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में इस समय आत्मनिर्भर भारत योजना एक तरफ एक नए रोजगार सृजन की ओर आवश्यक प्रोत्साहन दे रही है, वहीं दूसरी तरफ हमने सीधे उद्योगों के रूप में उनको वित्तीय सहायता भी पहुंचाने का काम किया है। इसके अतिरिक्त इस योजना के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ पाएँ। इस योजना के द्वारा हमने इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में जाने की दिशा में काम किया। मैं एक आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, हमारी सरकार जब 2014 में आई तब हमारे देश में इस फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत, फॉर्मल रोजगार के अंतर्गत करीब 6 करोड़ के आसपास कर्मचारी साथी काम करते थे। पर आज मुझको आपको बताते हुए अच्छा भी लग रहा है, इस सब के बाद भी इस समय आज इस फॉर्मल इकोनॉमी के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड मजदूरों की संख्या 10 करोड़ के आसपास है। ये सीधा इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमारी सरकार कैसे और किस रूप पे काम कर रही है। इस योजना के तहत हमने उन कर्मचारियों को चुना है जिनका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है, और योजना के माध्यम से हम एक गरीब कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी बताने का काम करते हैं। और ये योजना उन सब पर लागू होगी जो 1 अक्टूबर 2020 से 30 जून 2021 तक नौकरी पर रखे जाएंगे, क्योंकि मार्च के बाद से लेकर बताया जाता है बहुत सारे लोग निकाल दिए गए, वो भी अब अगर रखे जाएंगे उनको रखा जाएगा। और इसमें एक खास बात यह है, इनका 24% अंश यानी 12 नियोक्ता का और 12 श्रमिक का, ये सारा का सारा EPF अंशदान देगी। और ये उन सब कर्मचारी में होगा जिस संस्थान में 1000 तक कर्मचारी कार्यरत है। 1000 तक के सारे कर्मचारियों का 24% भारत सरकार 2 साल तक देने का काम करेगी, और जहां पर 1000 से ज़्यादा हैं वहां पर इस अंश में कुछ कमी हो जाएगी, केवल 12% अंश एम्प्लॉइज का दिया जाएगा। मित्रों, ये 2 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। सरकार कोविड के दौरान जिन लोगों की नौकरियां छूटी हैं उनके प्रति बहुत ही संवेदनशील है, और हमारा मानना है कि जिनकी नौकरी छूट गई है उन सबको हम पुनः नौकरी पर देने की बात कर रहे हैं, और नौकरी के लिए कोई उन्हें समस्या ना आए, क्योंकि हमारे पास लोग आते हैं और जब हम उनसे कहते हैं तो समझ में आता है। इसमें एक और भी हमने डायरेक्शन दिया है कि जिस संस्थान में 50 कर्मचारी तक हैं वहाँ कम से कम 2 अगर नए लोगों को नौकरी मिलती है तो उनको इस रूप में सहायता मिलेगी, और जहाँ पर 50 से अधिक हैं वहाँ कम से कम 5 साथियों को नौकरी देने का काम करना होगा। इस योजना के अंतर्गत हमने अंदाजा लगाया है करीब 22,810 करोड़ रुपए खर्च होगा। मित्रों,
इस प्रकार आपकी जानकारी में है कि इससे पहले भी एक हमने स्कीम चालू की थी 2016 से 2019 के बीच में रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहन स्कीम, वो उसको लाभ मिला और उसमें 12% अंश केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता था। पर अब हम जो आज इस बार जो योजना दे रहे हैं वो 24 का 24% अंश केंद्र सरकार देने का काम करेगी। ये बात सही है कि उस योजना से करीब 1 करोड़ 21 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला था और इसमें भी अभी लोग पूछ रहे हैं लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और लोग इस संदर्भ में बात कर रहे हैं कि ये तो आपने हमको व्यक्तिगत मिलकर कहते हैं कि आपने जो हम चाहते थे उसके हिसाब से आपने कदम उठाया है। हमने कहा जो भी आपको नौकरी देगा उसका 24% हिस्सा भारत सरकार देने का काम करेगी। लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं, ये हमारा मानना है। तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जैसा मैंने शुरू में कहा, जब हमारी सरकार आई थी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को चलाने का काम किया था, तब 6 करोड़ के आसपास संगठित मजदूर थे और आज ये संख्या 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 4 करोड़ संगठित क्षेत्र में मजदूरों की संख्या बढ़ी है। हम इतना ही कह सकते हैं कि हमारी जवाबदेही मजदूरों के प्रति पूरी है और गरीब मजदूर के प्रति और ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और वास्तव में 15,000 से कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को टेक होम सैलरी भी अब बढ़ेगी और इकोनॉमी में भी डिमांड जनरेट होगी। मेरा मानना यह है कि वास्तव में इसका लोग उठा रहे हैं लाभ और उसके हिसाब से हम काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Friends, now the floor is open for questions and सर नमस्कार, शिशिर हिंदू बिजनेस लाइन से। सर ये जो नई योजना है इसमें कितने लोग आप उम्मीद करें, क्योंकि रकम आपकी 22,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की है, तो कितने लोगों को रोजगार इस योजना के तहत मिल पाएगी, इसकी कोई संख्या तय हुई है? ना, हमारा मानना है कि हम अभी जो भी शुरुआत की है और तो तभी हम इसके बाद में पूरी विस्तृत जानकारी दे पाएंगे, पर हमारा मानना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा साथी लाभ उठाएंगे। ये जब से कोविड आया या उससे पहले से क्या सरकार के पास कोई ऐसा डेटा है कि अभी तक कितने लोगों ने रजिस्टर्ड किया है जिनका रोजगार नहीं है, मतलब जो नौकरी चाहते हैं? और क्या ये भी डेटा आपके पास है कि सर पिछले 5-6 साल में जब से मोदी सरकार आई है कितने लोगों को रोजगार दिया गया जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड थे, और कोविड में कितने लोगों का रोजगार गया और कितनों को रोजगार मिला? ऐसा कोई डेटा आपके पास? जिनका रोजगार गया सामान्यतः मुँह जुबानी कहते हैं, ऐसी कोई वैसी फिगर नहीं है। पर जैसा मैंने एक फिगर बताई कि जब हमारी सरकार आई थी तब संगठित मजदूरों की संख्या 6 करोड़ के आसपास और आज ये संख्या 10 करोड़ प्लस है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्योंकि असंगठित मजदूर तो इसके आगे हैं, 40 करोड़ हमारा मानना है और 10 करोड़ ये। रुचि है कि सबको साथ में लेकर काम किया जाए। हम 40 करोड़ की भी चिंता कर रहे हैं इसके साथ। देखिए, आपने कोविड की बात की तो मैं एक विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। भारत की क्षमता और भारत से दुनिया की अपेक्षा, इसको समझना चाहिए और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल कम्युनिटी की आस्था, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इंडिया, रेजिलियंस ऑफ आवर इकोनॉमी एंड ट्रस्ट इन द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि आपने ये बात कही इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, इसी अप्रैल में कोरोना के समय हमने यहीं से एक स्कीम अनाउंस की थी, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, याद होगा, जिसके अंतर्गत हम भारत में दुनिया की बड़ी कंपनियों को मोबाइल बनाने के लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक, बनाओ एक्सपोर्ट करो। हमने अप्रैल में लॉन्च किया, 31 जुलाई लास्ट डेट थी और आपको जानकर खुशी होगी दुनिया की सारी टॉप कंपनी आ गई और उन्होंने वादा किया आने वाले 5 साल में हम 10 लाख करोड़ का मोबाइल कंपोनेंट बनाएंगे, 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे और 9 लाख लोगों को डायरेक्ट नौकरी देंगे और 2 फैक्ट्रियां शुरू भी हो गई कर्नाटका में। तो ये लगभग 15-18 हजार लोगों को नौकरी भी मिल गई। तो ये भारत की संभावनाओं के बारे में विचार करना चाहिए। हम अवसर दे रहे हैं और दुनिया को लगता है कि भारत को। सर मेरा सवाल गंगवार जी से है। मैं एक पत्रकारों की संस्था से भी जुड़ा हुआ हूँ। इस कोरोना काल में बहुत सारे पत्रकारों की भी नौकरी गई है जो छोटे अखबार चलाते हैं या छोटे चैनल में हैं।
क्या उनके लिए भी सरकार कुछ सोच रही है? ना आप हमें मिलिए, हम जो सहयोग कर सकते हैं वो करेंगे। और ये ऐसे बहुत से साथी मिलते रहते हैं और हमें लगता ही है कि उनको अच्छा इसका एक महेश, आप चिंता मत करिए, आइए। नंबर 20 20। ये मंत्री जी से हमारा सवाल है कि आपने जो केंद्रीय मंत्री से सवाल है हमारा कि जो वाईफाई सिस्टम बानी है, जो आप हर जगह पे इसको दे रहे हैं पूरे देश में, तो ये क्या जो वाईफाई है वो जो लोग यूज़ करेंगे डाटा, क्या फ्री में है या उसकी कॉस्टिंग भी लगेगी? तो उसका जो एक रेट होगा वो तो फिक्स रहेगा ना। अब जैसे आप सिम कार्ड खरीदते हैं ना, 500 का सिम कार्ड लेंगे या 100 रुपए का लेंगे या 50 रुपए का लेंगे, उसी प्रकार से आप उसका उपयोग करेंगे। वो पूरा सिस्टम में उसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करने वाली है, हम पूरा इसको कॉम्पिटिटिव बनाने वाले हैं देश भर में। तो हो सकता है कि ये बहुत विस्तृत फैल जाए, तो जैसे होता है थोक का माल लीजिएगा तो सस्ता पड़ेगा, खुदरा लीजिएगा तो महंगा पड़ेगा, इसको हम मार्केट के ऊपर छोड़ेंगे। आज वैसे देखिए, मार्केट के ऊपर छोड़ने से क्या फायदा होता है कि आज भारत का डेटा कॉस्ट वर्ल्ड का सबसे लोएस्ट है, इसको भी ध्यान रखिए। 42। सर रवि जी या प्रकाश जी, जो भी उचित दोनों चाहें तो दोनों दे सकते हैं। सर ये सरकार डेटा भी सस्ता में उपलब्ध करा रही है, रोजगार भी कोविड काल में जिनकी गई है उनको दे रही है, रिफॉर्म्स भी बहुत कर रही है और किसानों के लिए भी कई योजनाएं लागू की गई है। आज सवाल केवल दो है सवाल, आपको लगा टू मच डेमोक्रेसीकरण से रिफॉर्म्स भारत वो थोड़ा उसमें परेशानी होती है जैसा नीति आयोग का मानना है, और दूसरा आज जो सरकार ने प्रस्ताव दिया है किसानों को, उनकी लगभग सभी जो मांगे थी वो मान ली, सरकार उसमें लचीला रूप अपनाया। आपको लगता है ये आंदोलन और जो सीज है ये खत्म हो जाएगा? दो अलग अलग मैं इसका उत्तर आपको मालूम है नियम कि यहाँ कैबिनेट के डिसीजन बताए जाते हूँ। जब एक अंतिम दौर की एक तरह से अगर बातचीत हो रही या कोई निगोशिएशन है तो ये वर्क इन प्रोग्रेस माना जाता है और वर्क इन प्रोग्रेस की रनिंग कमेंट्री नहीं होती है, और इसलिए इसमें आज इतना ही बता सकते हैं कि दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस। लास्ट क्वेश्चन। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं, जिसने आपने लोकतंत्र पर जो बात किया है टिप्पणी को लेकर के, उनके द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया। भारत को अपने लोकतंत्र पर बहुत गर्व है और हमें इस बात का और भी कि देश के लोग भारत के प्रधानमंत्री को स्नेह करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और ये बार बार इसका प्रकटीकरण हो रहा है जो आज प्रकाश जी ने दिन में पूरे प्रेस से बताया है कि राजस्थान में भी हम लोग जीत गए हैं गांव में। तो लोकतंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे और जनता का विश्वास भी है। लास्ट क्वेश्चन 38। माय क्वेश्चन आल्सो रिलेटेड टू द रिस्पांस दैट यू गिव। आई थिंक the focus of the cabinet. So has the cabinet taken view of the lash which has been in this, that the government has agreed to amend the farm law. Now whether if you have agreed, has the cabinet taken a view on it, and if so, are you going to bring an ordinance or are you going to bring it in the parliament through a law? आप कहाँ से देखकर ये पूछ रहे हैं? ये ऐसे इस पर विश्वास मत करो। मैंने जो कहा कि सरकार ने 6 बार चर्चा की है और सरकार संवेदनशील है, बहुत जिम्मेवारी से, और किसानों की समस्या के हल होने के दिशा में क्या किया जा सकता है ये सरकार ने देखा है, और इसलिए ये वर्क इन प्रोग्रेस है, होपफुली इन द लास्ट स्टेज। तो लेट अस वेट सम मोर Thank you very टाइम। much, sir. Thank you, friends. Thank you very much. नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे साथ आज हैं मेंबर हेल्थ नीति आयोग, हेल्थ सेक्रेटरी एंड DGICMR
तो आज की ब्रीफिंग जो है वो हेल्थ सेक्रेटरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। नमस्कार, हम आपको आज दो विषयों पर जानकारी देंगे। एक तो जो देश में कोविड की स्थिति है वो, और दूसरा वैक्सीनेशन की क्या योजना है वो। ये एक स्नैपशॉट है, इसमें हम बता रहे हैं कि जहां देश में कुल 97 लाख केसेस हुए, जिनमें से इस समय एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से भी घट गई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक्टिव केसेस यानी ऐसे केसेस जो या अस्पतालों में हैं या घरों पर होम आइसोलेशन में मेडिकल केयर के तहत हैं, वो केवल 3.83 लाख हैं। कुल जो मृत्यु हुई हैं वो 1,40,000 हैं, और कुल जो टेस्ट हुए हैं वो 14 करोड़ 80 लाख टेस्ट देश भर में हुए हैं। केस प्रति मिलियन हम देखें तो विश्व के सबसे कम केस प्रति मिलियन वाले देश में हमारी गणना होती है। 7,000 के लगभग केस प्रति मिलियन हैं, और जो एक्टिव केसेस हैं वो कुल केसेस के 4% से भी कम हो गए हैं, तो 3.95% हैं। जो मृत्यु हैं वो 102 मृत्यु प्रति मिलियन हैं। ये भी विश्व में सबसे कम मृत्यु के आंकड़े हैं। और यदि आप टेस्ट पर मिलियन देखें तो वो 1,07,800 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन हम करते हैं। हमारे देश में केस पॉजिटिविटी लगातार घट रही है, और ये 6.5% है क्यूमुलेटिव। और अगर पिछले एक सप्ताह की हम पॉजिटिविटी देखें तो वो और भी कम है, वो 3.2% है। केस फर्टिलिटी रेट, क्यूमुलेटिव केस फर्टिलिटी रेट 1.45% है, और पिछले सप्ताह का केस फर्टिलिटी 1.3%। अगर हम डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो वो भी 102 है हमारे देश में, और अन्य देशों में इसके 8 से 9 गुना अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे चारों ओर विश्व में जो कोविड के फैलाव की स्थिति है वो चिंताजनक रूप धारण कर रही है। यूएसए में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वहाँ 2 से अधिक दिन ऐसे आए जब नए केसेस की संख्या 2 लाख से ज़्यादा थी। एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा नए केस आए। 24 घंटे में 3,000 से ज़्यादा मृत्यु हुई। स्पेन में हम देखें तो सेकंड जो सर्ज हुआ अब वो डिक्लाइन कर रहा है। टर्की में एक बहुत बड़ा सर्ज सेकंड आ रहा है और अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। रूस में देखें तो यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में जो दूसरा सर्ज हुआ अब वो डिक्लाइन की ओर है। फ्रांस में देखें तो मई जून के बाद फिर से केसेस बढ़े नवंबर में और अब डिक्लाइन कर रहे हैं। ब्राज़ील में फिर से बढ़ रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भारत इसकी तुलना में हमने दिखाया है कि मिड सितंबर से सितंबर के मध्य से हमारे यहाँ स्टेडी और कंटिन्यूअस डिक्लाइन है नए केसेस का। अब इसको ज़रा बड़े आकार में हम देखें तो 17 जुलाई को इस देश में 3,73,000 से अधिक एक्टिव केसेस थे। फिर ये बढ़ते हुए, जैसा मैंने आपको बताया, मिड सितंबर में 10 लाख से अधिक हो गए और उसके बाद लगातार घटते हुए अब पुनः 3,83,000 पर पहुँचे हैं और ये नीचे जाने का क्रम अभी जारी है। तो देश में एक्टिव केस पहली बार 4 लाख से कम हुए हैं। लेकिन जो ये एक्टिव केस हैं ये हैं कहाँ, ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं, 76,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस वहाँ हैं। केरल में दूसरे नंबर पर लगभग 60,000, 59,607। कर्नाटका में 24,700 से अधिक। वेस्ट बंगाल में 23,800 और दिल्ली में 22,486। ये जो राज्य हैं, ये 5 राज्य, ये देश के कुल एक्टिव केसेस जो हमने बताया पहली बार 4 लाख से कम हो गए हैं, उनका 54%
54% of the total active cases of the country is in these 5 states. Now we come to vaccination. So the vaccination efforts of the country are guided by the guiding principles which were laid down by the Honorable Prime Minister's address to the nation from the ramparts of the Red Fort on 15th August 2020. The Prime Minister said, I would like to tell my countrymen that our scientists are dutifully engaged in the laboratories. They are putting in great efforts. At present, testing for 3 vaccines is in different stages in the country. This was in August. The situation is dynamic, so it has changed. Now, we will tell you the changes that have happened since August. Once we get a green signal from our scientists, we will launch massive production of the vaccine. We have made all the preparations. We have drawn an outline to ramp up the production of the vaccine and to make it available to each and every person in shortest possible time. This is what the Honorable Prime Minister said on 15th of August. So now let me give you a brief eye view of the Indian landscape of COVID-19 vaccines. There are 8 vaccines that we would be talking about. This slide talks of 5. पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। कोलैबोरेटिव जो कंपनी है वो एस्ट्राजेनिका है और फेज़ 3 क्लब्ड क्लिनिकल ट्रायल्स की इनको अनुमति हिंदुस्तान के भारत के रेगुलेटर ने दी थी और इन्होंने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इनके कोलैबोरेटर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैं। ये फेज़ 3 में वर्तमान में हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ये पूरे कर चुके हैं। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए। तीसरी वैक्सीन है ज़ाइकोव डी। ये डीएनए प्लेटफॉर्म पर आधारित वैक्सीन है। इसके निर्माता कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड अहमदाबाद हैं, जो कि जाइडस कैडिला के भी नाम से जाने जाते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार इनके कोलैबोरेटर हैं और ये वर्तमान में फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स में हैं। चौथी वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है लेकिन हिंदुस्तान में जिसके निर्माण की योजना है वो स्पुतनिक वी है। ये ह्यूमन एडिनो वायरस प्लेटफॉर्म पर है। डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद के साथ गमालिया नेशनल सेंटर रशिया का एक करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत वो क्लिनिकल ट्रायल भारत में करेंगे। जो 5वीं वैक्सीन है वो NVX COV2373 है। ये प्रोटीन सब यूनिट के प्लेटफॉर्म पर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे इसके निर्माता होंगे। ये नोवावैक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाई जा रही है और इसका फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल अभी रेगुलेटर के पास विचाराधीन है। छठी वैक्सीन है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन एंटीजन बेस्ड वैक्सीन। ये बायोलॉजिकल इवेंट्स लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्माण की जाएगी। इनके कोलैबोरेटर हैं MIT USA। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो गई हैं। फेज़ 1 और फेज़ 2 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स क्लब इनको अनुमति दी है रेगुलेटर ने और इन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का। 7वीं वैक्सीन है HGCO19। ये मैसेंजर RNA के प्लेटफॉर्म पर बेस्ड वैक्सीन है। ये लगभग वही प्लेटफॉर्म है जो मॉडर्ना और फाइज़र ने अपनाया है विदेश में। इसके निर्माता जीनोवा पुणे में हैं और इनके कोलैबोरेटर HDT USA हैं। इनकी प्री क्लिनिकल एनिमल स्टडीज़ हो चुकी हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेज़ 1 और फेज़ 2 इनको प्रारंभ करना है। 8वीं वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड रेबीज़ वेक्टर प्लेटफॉर्म। ये रीपर्पस्ड प्लेटफॉर्म है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और इनके कोलैबोरेटर थॉमस जेफरसन यूनिवर्सिटी USA हैं। ये प्री क्लिनिकल स्टेजेस पर हैं, शीघ्र ही इसको पूरा करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत रूप से इन सभी वैक्सीन निर्माताओं और वैक्सीन के अनुसंधान में लगे हुए साइंटिस्ट वैज्ञानिकों से
स्वयं बात की है और उनका प्रोत्साहन किया है ताकि वो इस कार्य को और अधिक तेजी से और गुणवत्ता से कर सकें। तो अगर इसको समराइज करना हो तो 3 हैं जो प्री क्लिनिकल स्टेजेस में हैं, 6 वैक्सीन है जो क्लिनिकल ट्रायल में हैं, 9 मैं यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि इसमें एक अरविंदो फार्मा की भी वैक्सीन है जिसके बारे में मैंने डिटेल आपको नहीं दिए, वो दे आर इन द इनिशियल स्टेजेस। डॉक्टर पॉल वुड प्रोबेबली गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट to those who would be interested in getting that information. So there are multiple vaccine candidates in different stages of development and some of them may get licensed in the next few weeks, but we cannot foretell at this moment in time because licensing or licensure or market authorization is the domain of the national regulators. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो वैक्सीन है ये 2 से 3 डोज वाले वैक्सीन हैं, अधिकांश 2 डोज वाले हैं। एक वैक्सीन है जिसमें संभवतः 3 डोज होंगे और ये प्रति डोज के बीच की जो 3 से 4 हफ्ते की है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन कोविड प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नहीं, न केवल ये हम कह रहे हैं बल्कि ये WHO ने भी कहा है, CDC अटलांटा ने भी कहा है और विश्व के जो अन्य वैज्ञानिक संस्थान हैं उन्होंने भी ये बात जन साधारण को समझाई है। वैक्सीन आने का अर्थ या वैक्सीन लग जाने का अर्थ ये नहीं है कि आप चीज़ों को असावधानी से लें, तो आपको कोविड संबंधी जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो बरतना होगा। भारत सरकार ने अभी तक तैयारी के रूप में क्या क्या किया है, अब मैं ये आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अप्रैल में 14 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार ने एक वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन किया। इसको चेयर करते हैं प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर विजय राघवन एंड मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर VK पॉल। इसमें भारत सरकार के जो संबंधित मंत्रालय हैं उनकी भागीदारी है और मंत्रालयों के बाहर जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, डोमेन नॉलेज एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भागीदारी है। इसका जो मुख्य काम है वो है कि ये गाइडेंस उपलब्ध कराए कि कैसे कोरोना वैक्सीन पर फोकस्ड रिसर्च का काम देश के भीतर हो सके और तेज गति से हो सके, उसको प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 7 अगस्त को एक अन्य मैकेनिज्म भी गठित किया जिसको नेगवैक कहते हैं, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। इसकी अध्यक्षता मेंबर हेल्थ नीति आयोग डॉक्टर पॉल करते हैं और सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण इसके को चेयर हैं। इसमें भी भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों की भागीदारी है और 5 राज्य सरकारों की भागीदारी है जो देश के डिफरेंट रीजन्स को बताती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश ये इसमें भागीदार हैं। इसके अलावा इस नेगवैक में भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, डोमेन नॉलेज के लोग हैं। नेगवैक का जो मैंडेट है वो है कि पॉपुलेशन ग्रुप्स को प्रायोरिटाइज करना, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर सरकार को परामर्श देना, वैक्सीन का चुनाव कैसे किया जाए प्रोक्योरमेंट के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसमें सरकार को रिकमेंडेशंस देना, वैक्सीन डिलीवरी कैसे की जाए और जिन लोगों को वैक्सीन दी गई उनका ट्रैकिंग मैकेनिज्म क्या हो, इसके बारे में सरकार को जानकारी देना। इसके अलावा केंद्र सरकार ने दूसरा है मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। जब इस प्रकार का बड़े व्यापक पैमाना जाता है तो ये ज़रूरी है कि भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार के स्तर पर, जिलों के स्तर पर और ब्लॉक्स के स्तर पर भी ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हों जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करें, ओवरसाइट करें, सुपरविजन करें। तो मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का इशारा उस ओर है। तीसरा जो मुख्य बिंदु है वो है कि जो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए। चौथा है एडिशनल वैक्सीनेटर्स की व्यवस्था कैसे की जाए। पांचवा है कि जब आप इस प्रकार का बड़ा वैक्सीनेशन करते हैं तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि तरह तरह के र्यूमर और मिस इन्फॉर्मेशन समाज में फैलाए जाएं
निहित स्वार्थों से प्रेरित होकर लोग इस तरह का काम करें। इसलिए communication strategy on vaccine safety and effectiveness becomes important. So this is the fifth area of engagement with the states and the union territories. The sixth area, छठा जो बिंदु है वो है कोविन। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कोविड-19 वैक्सीनेशन की डिलीवरी को रियल टाइम पर मॉनिटर करेगा। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो वो कौन से सिद्धांत हैं जो इस बड़ी वैक्सीनेशन की एक्सरसाइज को गवर्न करेंगे, और ये सिद्धांत वो हैं जिन पर राज्य सरकारों और भारत सरकार की पूरी सहमति है। पहला सिद्धांत ये है कि ये पूरी एक्सरसाइज ऑर्डरली हो, स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन हो, और ये ऑर्डरली और स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित हो, और ये ऐसा कार्रवाई होगी जो 1 बरस या उससे अधिक भी चल सकती है। दूसरा सिद्धांत ये है कि जो एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नो कॉम्प्रोमाइज विद एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, स्पेशली नेशनल प्रोग्राम्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। तीसरा सिद्धांत है जो सामान्य निर्वाचन होते हैं, चाहे विधानसभाओं के या लोकसभा के, उसका जो अनुभव भारत सरकार को और राज्य सरकारों को है, और जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम हर वर्ष करते हैं जिसमें लगभग 2.5 करोड़ बच्चों को हम इम्यूनाइज करते हैं और ही कुछ करोड़ गर्भवती माताओं को इम्यूनाइज करते हैं, तो उसके अनुभव का लाभ उठाया जाए। चौथा जो स्ट्रेटेजिक प्रिंसिपल है वो ये है कि इस प्रकार का बड़ा व्यापक वैक्सीनेशन डिसीजन इज येट टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। पहली अनुशंसा नेटवैक की है, एवरी सिंगल इंडियन हु नीड्स टू बी वैक्सीनेटेड विल बी वैक्सीनेटेड। दूसरी अनुशंसा उनकी है कि हेल्थ केयर वर्कर्स होने चाहिए। इसमें सरकारी क्षेत्र के और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में जो वर्कर्स हैं वो सम्मिलित हैं, और लगभग देश में हमारा मानना है कि इनकी संख्या 1 करोड़ के लगभग होगी। दूसरा, नेटवैक ने ये कहा है कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, होम गार्ड हैं, सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलंटियर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स, इनकी संख्या देश भर में लगभग 2 करोड़। इसके बाद जो रिकमेंडेशन नेटवैक ने दी है वो है कि एज स्ट्रेटिफाइड प्रायोरिटी ग्रुप्स होने चाहिए, जिसमें उन्होंने 50 साल से ऊपर और 50 साल से नीचे के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका उल्लेख किया है। ये लगभग 27 करोड़ होते हैं। तो यहाँ 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला तो ये कि ये नेटवैक की अनुशंसाएँ हैं और सरकार को इन पर निर्णय लेना है। दूसरा ये कि ये सीक्वेंशियल नहीं, जब भी ये इम्यूनाइजेशन प्रारंभ होगा तो ये साइमल्टेनियस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। हम ये मानते हैं कि शुरुआती दौर में पहले महीने में हो सकता है कि वैक्सीन का अराइवल सीमित हो, 2 महीने और सब्सीक्वेंट समय में वो बढ़ जाएगा, तो इसलिए ये एक साथ भी की जा सकती हैं वैक्सीनेशन इन डिफरेंट प्रायोरिटी ग्रुप्स। तो ये सीक्वेंशियल नहीं है, ये महत्वपूर्ण बात है। अब इस पर कार्रवाई क्या हुई है देश भर में, ये हम आपको बताना चाहेंगे। सभी राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज़ में जो डाटाबेसेस हैं उनको कलेक्ट करने की कार्रवाई काफ़ी एडवांस स्टेजेस में है, और उन्होंने जो सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं और गैर सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका डाटा एकत्रित कर लिया है। स्टेट्स एंड यूटीज़ हैव कलेक्टेड द डाटा फ्रॉम बोथ government as well as private health facilities in terms of frontline healthcare workers. Presently, the task of data uploading on the कोविन digital platform is going on. तो सभी राज्य और सभी संघ शासित क्षेत्र एकत्रित डाटा को अब इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर रहे हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अलग अलग स्तरों पर मॉनिटर और वेरीफाई किया जा रहा है। यानी राज्यों में भी मल्टीपल लेवल्स हैं वेरिफिकेशन, मल्टीपल लेवल्स हैं वेरिफिकेशन। मैंने जिक्र किया था, उल्लेख किया था मल्टी लेवल कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म का। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि मल्टी लेवल मैकेनिज्म क्या है।
राष्ट्र के स्तर पर, देश के स्तर पर नेगवैक है, नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप, जिसके चेयर हमारे बीच में मौजूद सेक्रेटरी हेल्थ हैं, वो चेयर कर रहे हैं। इनक्रिक्स मैनेजमेंट यानी कोऑर्डिनेशन का काम मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी कर रही है, और लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का काम और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम स्टेट टास्क फोर्स कर रही है। स्टेट में एक स्टेट कंट्रोल रूम की भी स्थापना की जा रही है जो 24/7 काम करेगा जब एक बार वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाता है। जिला के लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है जिसकी अध्यक्षता जिला के कलेक्टर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स वुड बी चेयरिंग दिस डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स। वैसे ही जो बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, पुणे, इस पर चेन्नई, कोलकाता, वहाँ अर्बन टास्क फोर्स हैं जो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर रहे हैं, और जिले का एक अपना कंट्रोल रूम होगा। देयर वुड बी अ डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम विच विल अगेन फंक्शन 24/7। ब्लॉक के लेवल पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस इन आवर कंट्री इज द फल्क्रम ऑफ डिलीवरी ऑफ मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्राम्स। कई बार जब हम इस तरह की चर्चा करते हैं तो हम ब्लॉक ऑफिस को पर्याप्त महत्वपूर्ण या महत्ता नहीं देते हैं, इसलिए हमने एक ब्लॉक टास्क फोर्स का भी गठन किया है और राज्यों को ये अधिकार दिया है कि राज्य की स्थिति के अनुसार को या तो एसडीएम चेयर करें या तहसीलदार चेयर करें या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर चेयर करें, और ब्लॉक का भी एक कंट्रोल रूम होगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखित दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इन सारे मैकेनिज्म्स के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो, कि मैंडेट क्या है, वो क्या काम करेंगे, तो इसके बारे में सबको स्पष्टता हो, इसके लिए ये लिखित दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अब इसमें हुआ क्या है, सभी राज्यों ने इन सारे मैकेनिज्म्स का गठन कर लिया है, इनकी बैठकें भी शुरू हो गई हैं। जहाँ ये मीटिंग्स नहीं हुई हैं वहाँ स्टेट लेवल की जो मीटिंग्स हैं वो आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं आज तक हो जाएंगी। जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग्स हैं जहाँ नहीं हुई हैं वो 12 दिसंबर तक हो जाएंगी, और उसके बाद फिर लगातार चलती रहेंगी। दीज आर नॉट वन ऑफ इंटरवेंशंस, सो दीज बॉडीज़ विल बी मीटिंग रेगुलरली। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नियमित रूप से बैठक करेंगी। वैसे ही ब्लॉक टास्क फोर्स की जो पहली मीटिंग है वो 15 दिसंबर तक हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो मीटिंग करते रहेंगे। सो दैट ब्रिंग्स मी टू द कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन। हम सब जानते हैं कि जो वैक्सीन हैं ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं और इनकी आवश्यकता होती है कि इनको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर स्टोर किया जाए। देश में जो वर्तमान में प्रेजेंट कोल्ड चेन सिस्टम है उसमें 85,634 इक्विपमेंट्स हैं। जब हम इक्विपमेंट कहते हैं तो इसमें वॉक इन कूलर्स हैं, वॉक इन रेफ्रिजरेटर्स हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, देन देयर आर पैसिव डिवाइसेस which do not require electricity like ice boxes, so on and so forth. There are reefer trucks for transportation of vaccine. तो ऐसे 85,634 इक्विपमेंट देश में अभी मौजूद हैं जो फंक्शनल हैं, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा इसको ऑगमेंट कैसे कर रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वॉक इन कूलर्स, वॉक इन फ्रीजर्स, डीप फ्रीजर्स, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स, इस तरह की जो भी अतिरिक्त आवश्यकता राज्यों की है उसका हमने आकलन कर लिया है। वी हैव ऑलरेडी एस्टिमेटेड द नीड फॉर एडिशनल इक्विपमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज, एंड वी आर इन द प्रोसेस of procuring and supplying them, and the first supply of such additional equipment would start from 10th of December. अब वैक्सीनेटर्स की बात करते हैं। वर्तमान में देश में 2,40,000 के लगभग 2.39 लाख वैक्सीनेटर्स हैं। ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स हैं। दीज आर ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स अक्रॉस द कंट्री, और इनका उपयोग हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले आपको निवेदन किया था कि हमारा उद्देश्य ये है कि जब हम कोविड वैक्सीनेशन करें तो जो सामान्य वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है, जो बच्चों का होता है, प्रेग्नेंट महिलाओं का होता है, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए हम इन पूरों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम इसमें से केवल 1,54,000 ANMs को कोविड वैक्सीनेशन में प्रयोग में लाएंगे। बाकी सब लोग रूटीन इम्यूनाइजेशन का कार्य पहले की तरह करते रहेंगे।
So therefore, COVID-19 vaccination drive will have minimal impact on routine health services, including routine immunization. Incidentally, आप लोगों की जानकारी के लिए हम अपने देश में 11 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ के लिए इम्यूनाइजेशन करते हैं और 2 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए कुछ राज्यों में इम्यूनाइजेशन करते हैं। तो इस प्रकार आज भी हम 13 तरह की वैक्सीन देश में करोड़ों बच्चों और करोड़ों गर्भवती महिलाओं को देते हैं। उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब हम कोविड वैक्सीनेशन करेंगे। तो जो अतिरिक्त वैक्सीनेटर्स हैं उनका इंतज़ाम हम राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन प्रिपेयर्डनेस की। एडिशनल प्रोक्योरमेंट फॉर सिरिंजेस एंड नीडल्स, इसका भी आकलन कर लिया गया है, ये भी ऑन ट्रैक है। इम्प्लीमेंटेशन के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो हमने राज्यों से शेयर कर लिए हैं, फाइनल स्टेजेस में हैं, उनके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, उसके बाद हम उनको फाइनल करेंगे। ट्रेनिंग मटेरियल्स, ये सब डिजिटल ट्रेनिंग कंटेंट है, इसको भी फाइनल किया जा रहा है और डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर आने वाले दिनों में बताएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे। दैट ब्रिंग्स मी टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक वैक्सीनेशन। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है कोविन, COWIN। इसमें एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसको आप वैक्सीन डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको फ्री डाउनलोड लोग कर पाएंगे। इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा है। यदि मैं वैक्सीनेशन के लिए अपने को रजिस्टर करना चाहता हूं तो मैं इस मोबाइल ऐप पर अपने को रजिस्टर कर पाऊंगा। फिर जहां जहां कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, प्रत्येक कोल्ड चेन पॉइंट पर एक टेम्परेचर लॉगर है। ये टेम्परेचर लॉगर उस कोल्ड चेन पॉइंट में क्या टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करता है और ये रियल टाइम बेसिस पर सेंट्रल सर्वर में ये इंफॉर्मेशन भेजता है कि किसी भी कोल्ड चेन पॉइंट पर जो देश के किसी भी हिस्से में हो सकता है, नागालैंड में हो सकता है, केरला में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है या उत्तराखंड में हो सकता है, वहाँ क्या टेम्परेचर है, क्या बिजली चली गई है वहाँ, इस तरह की जानकारी इससे रियल टाइम बेसिस पर आती है। एक डैशबोर्ड भी है कोविन का जो कि आपको ये दिखाता है अगर आप इस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉक के लेवल पर या ज़िले के लेवल पर या राज्य के लेवल पर, तो उस समय की स्थिति क्या है। कोविन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो बेनिफिशियरी की ट्रैकिंग, वैक्सीनेशन सेशन की प्लानिंग और मैनेजमेंट को देखता है। अब मैं बेनिफिशियरी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म जो इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है उसके बारे में आपको बताऊँ। इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में आप वैक्सीनेशन सेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक दिन में एक ब्लॉक में या एक राज्य में कितने वैक्सीनेशन सेशन होंगे, किन जगहों पर होंगे, कितने बजे से कितने बजे होंगे, उसमें कितने लोग आएंगे, उसमें कौन वैक्सीनेटर होगा, ये सारी जो जानकारी है ये एडमिनिस्ट्रेटर मॉड्यूल से तैयार की जा सकती है। फिर एक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल कि लोग चाहें जिनके पास मोबाइल फ़ोन है या कॉमन सर्विस सेंटर, आजकल हर पंचायत के स्तर पर और कई जगह तो एक पंचायत में अनेकों कॉमन सर्विस सेंटर हैं जहां इंटरनेट की सुविधा है, वहां आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बल्क अपलोड ऑफ डाटा कर सकते हैं फ्रॉम एनी अदर एग्जिस्टिंग डाटाबेस। सपोज देयर इज़ अ डाटाबेस ऑफ कोमॉर्बिड पीपल and there is another database of beneficiaries of COVID. So this database through API or through some other means can do bulk upload of the COVID beneficiary management platform. Similarly, सर्वेयर की संकल्पना जिन लोगों ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को नज़दीक से देखा होगा वो अवगत होंगे। ये बेनिफिशरीज़ को देखते हैं और ये वैक्सीनेटर्स को देखते हैं। वैसे ही एक वैक्सीनेशन मॉड्यूल है जिसमें बेनिफिशियरी डिटेल्स को वेरीफाई किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को एक डोज मिली और उसको 28 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है डिपेंडिंग ऑन द वैक्सीन दैट वी आर यूजिंग, या 21 दिन बाद दूसरी डोज मिलनी है, क्या उसको दोनों डोज मिल गई हैं, ये सारी चीज़ें वैक्सीनेशन स्टेटस ये वैक्सीनेशन मॉड्यूल ट्रैक करता है। बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट,
बेनिफिटिंग मॉड्यूल जिसमें कोविन डैशबोर्ड है, कवरेज और ड्रॉप आउट रिपोर्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वैक्सीन सेशन में वो सारे लोग आ जाएं जिनको आपने आमंत्रित किया है वैक्सीनेट होने के लिए। तो यू नीड टू ट्रैक द ड्रॉप आउट्स ऑल्सो बिकॉज दे हैव टू बी वैक्सीनेटेड इन केस दे want to be vaccinated, because this whole exercise at the end of the day is a voluntary exercise. Sessions planned versus sessions held report, this is also important. आपने एक दिन एक ब्लॉक में या एक ज़िले में या एक राज्य में कितने सेशन प्लान किए, उसके अगेंस्ट आप कितने कर पाए, यानी जितने आप नहीं कर पाए वो अगले दिन के काम में आपके जुड़ जाएंगे, तो वो भी मॉनिटर होना चाहिए। तो ये उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माई लास्ट स्लाइड। आई एम सॉरी आई टुक अ लॉन्ग टाइम बिकॉज देयर वाज अ नीड टू टेल पीपल अबाउट व्हाट द यूनियन गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग इन कोलैबोरेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज़ द लास्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बारे में एक ट्रांसपेरेंट, इफेक्टिव और सस्टेन्ड कम्युनिकेशन किया जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। गुड कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन ऑफ पीपल इज़ क्रूशियल। ये बीमारी नहीं है, ये वैक्सीन नया है, इसलिए ज़रूरी है कि लोगों को समय पर ठीक जानकारी दी जाए, उसमें आपकी भी बहुत बड़ी भागीदारी है। इम्प्लीमेंटेशन प्लान हैज़ टू बी एक्सप्लेन्ड। लोगों को पर्याप्त समय पूर्व ये जानकारी होनी चाहिए कि ये वैक्सीनेशन का प्लान क्या है, कितने सेशन होने वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, एक दिन कितने लोगों को टीका लगेगा, इस प्रकार की बात। Prepare people to accept some adverse effects as happened with all vaccines. आज भी जब हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम करते हैं जिसमें कि दशकों से हम वही टीके लगा रहे हैं, BCG, टिटेनस टॉक्साइड, पोलियो ड्रॉप्स, वहाँ भी आज इतने वर्षों के बाद भी एडवर्स इवेंट होते हैं। तो इसलिए लोगों को बताना ज़रूरी है कि किसी भी वैक्सीनेशन में एडवर्स इवेंट्स होंगे, लेकिन उनसे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है, तो चैलेंजेस क्या हैं इस प्रकार के कम्युनिकेशन में जो भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाएगा। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस दौरान डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाए जाएं, शंकाएं व्यक्त की जाएं, एंटी वैक्सीन लॉबी भी कार्य करे, कुछ इस प्रकार की भी अफवाहें फैलें कि गुणवत्ता वैक्सीन की प्रश्न चिन्ह है, उसकी जो सेफ्टी है या सुरक्षा है उस पर प्रश्न चिन्ह है, उसका जो प्रभावीपन है, एफिकेसी, उस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये आवश्यक है कि तत्काल इन सब चीज़ों के बारे में सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ये मेरी अंतिम स्लाइड थी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं प्रेस करूँगा इनिशियल रिमार्क्स देन द क्वेश्चन। आज डिटेल चर्चा वैक्सीन स्ट्रैटेजी पे हुई है, लेकिन ये भी नोटेबल बात है जो कि पहले सेगमेंट में डिस्कस किया गया कि देश में पैंडेमिक की सिचुएशन स्टेबलाइज हुई है, एक्टिव केसेस कम हुए हैं, न्यू केसेस कम हुए हैं और एक क्लियर कट डिक्लाइनिंग ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। और आज हम दिल्ली में भी बैठे हैं तो दिल्ली में जो एक सिचुएशन बनी थी, कंसर्न की सिचुएशन, एंजाइटी की सिचुएशन, वो भी सेटल होती हुई दिखाई देती है। तो एक स्टेबलाइज होना है, हुआ है, सेटिस्फैक्टरी बात है, ये एक अच्छी खबर है और अच्छी सच्चाई है। लेकिन हमें याद रहना चाहिए कि ये वायरस सीरियस है, पीक्स आती हैं, फिर दोबारा ठीक होती हैं, फिर और आती हैं, ये हम देख रहे हैं। और जैसा कि दर्शाया गया, बहुत सारे देशों में एक भयानक स्थिति उत्पन्न हो रही है, इसके बावजूद कि वहाँ मौका था तैयारी का, गरीबी बहुत, लेकिन जैसे परिस्थिति बदली वो उस सिचुएशन में है जो कि पहली जो फेज थी उससे भी अच्छा है। तो ये कहना कि ऐसा यहाँ नहीं होगा हमारे देश में, ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसलिए हमें पूरी चौकसी बरतनी है, हमें अपना जो पूरा जोर लगाया हुआ है देश में, उसमें कोई भी ढील नहीं होनी। और इसलिए जो भी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को बचाएं, हम लोगों की दूरी रखें, हम मास्क पहनें, हम हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, हम अपने बुजुर्गों का बचाएं,
आरोग्य सेतु को अपनाएं और अगर हमें सिम्टम है तो अपनी जांच कराएं। और अगर मैं उस व्यक्ति से मिला हूँ जो कि निकला केस बना, तो फिर मैं अपने आप को अलग रखूँ, कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखूँ। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं एक पर्याय, तो इसमें कोई भी कमी नहीं लाई बिल्कुल। और इसी तरह से जो जिम्मेवारी है सरकार की, टेस्टिंग को इंश्योर करना, टेस्टिंग में और गुणवत्ता लगाना, टेस्ट की जो वैरायटी है वो अब नए टेस्ट हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनको सिस्टमेटिकली प्रस्तुत करना, इस्तेमाल करना और टेस्ट का जल्दी रिजल्ट मिले उसके ऊपर एक्शन हो, ये संभव करना हमारा दूसरा पिलर है। और तीसरा पिलर है कि हमें कंटेन करना, जोन बनाने और वहाँ पे पूरा जांच करना, हाउस टू हाउस जाना, ये हमारा तीसरा पिलर है। और चौथा पिलर है कि अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसकी देख रेख करना, उसको अलग रखना एक चीज़ है, आइसोलेट करना, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है तो अस्पताल पहुँचाना, एम्बुलेंस देना, आईसीयू की ज़रूरत पड़े तो आईसीयू देना, ऑक्सीजन प्रदान करना, सपोर्ट करना उसको भी और उसकी फैमिली को। ये हमारे 4 पिलर आज तक हम इन्हीं 4 पिलर से जहाँ तक पहुँचे हैं और देश ने ये करके दिखाया है, लीडरशिप हमारे देश की उन्होंने करके दिखाया है। आज इसमें जो हमारा 5th पिलर है पैंडेमिक कंट्रोल का, जो कि वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन है, उसको लेते हुए एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस आज हम आपके सामने लेके आए। एक तो कॉन्टेक्स्ट अब ये हो गया है कि कम से कम 3 वैक्सीन जो है वो रेगुलेटर के पास है कि उनके ऊपर वो फैसला है। 3 वैक्सीन आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द रेगुलेटर फॉर लाइसेंसिंग, दे आर डिफरेंट ओरिजिन, they are somewhat in different phases, but there is a very active consideration going on. There is a hope that an early licensure is possible in respect of all of them or only one of them. This is a great development. ये context हमारा आज एक उम्मीद देता है कि यहाँ तक पहुँच गया है देश भी और साइंस भी, और ये बहुत एक सेटिस्फेक्शन की बात है। और दूसरी बात ये है कि हमने आपके सामने आज प्रस्तुत किया कि जिस तैयारी की बात हम करते थे कि सरकार तैयारी लगी हुई है डिफरेंट सिनेरियोज को लेके अपने वैक्सीन को इम्प्लीमेंट करने की, वैक्सीन डेवलपमेंट की एक तरफ, और भी वैक्सीन है हमारी पाइपलाइन है, ये भी आपके सामने प्रस्तुत किया गया कि जितने आज सामने आए हैं उसके अलावा भी हमारी इतनी अच्छी पाइपलाइन चली हुई है कि और वैक्सीन भी आएंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो एक ग्राउंड लेवल पर तैयारी होनी चाहिए उसका भी आपको एक ब्रीफिंग आपको दी गई है, और वो भी आप मैं समझूंगा कि आप अप्रिशिएट करेंगे कि उस डायरेक्शन में डीप एंड वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्डनेस हैज बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द कंट्री एंड वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद स्टेट एंड नाउ दैट टुडे वी विल टू ऑल ऑफ अस, इसमें जो आपके सुझाव हैं, जो आपके कमेंट हैं, उनको हम लेंगे और उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये तो सबके साथ मिलकर पीपल्स मूवमेंट है, ये जन आंदोलन है, और इसमें इतनी बड़ी बात कभी हुई नहीं है। सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होगा दुनिया का, कभी भी हुआ हो, जिस तरह से ये सामने आ रहा है, तो इसमें जो भी सुझाव होंगे वो हम आगे लाइए। लेकिन कुछ बातों का हमें ख्याल रखना। सबसे पहली बात है कि जो साइंस फैसला करे, रेगुलेटर फैसला करे और वो चिन्हित करे कि ये वैक्सीन अब सही है, मिल सकता है, डाउट क्रिएट नहीं होने चाहिए। जब हमारा रेगुलेटर, हमारे साइंटिस्ट जिनकी दुनिया में साथ दुनिया मानती है, वहाँ जो फैसले हमारा नेशनल टेक्निकल एनएगवेक की बात नहीं करता, जो कि पिछले जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हुए उसमें उन्होंने गाइड किया कि साइंस ये कहती है आप ऐसे करिए, फील्ड में जाएंगे, आपने ये चीज़ें देखनी है, जो प्रैक्टिकल इतना एक्सपीरियंस है, हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, DST है, CSIR है, जब वहाँ से बातें चिन्हित होकर सामने आए तो मैं विनती करूँगा कि आप प्लीज़ हैव फेथ इन योर इंस्टीट्यूशन, डोंट succumb to contrary opinion, fake news, come back to us, we will clarify। तो
जो आगे प्रोसेस होगा उसमें लोग डाउट भी पैदा करेंगे, लेकिन हमने अपने इंस्टीट्यूशन से जो सच्चाई उभर के आएगी हमें उसमें फेर रखना है। और इसमें आपकी भूमिका बहुत है कि ह्यूमर्स को किसी ह्यूमर्स को आगे नहीं लाया जाए और जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी सच्चाई पे आधारित ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी फॉर विच वी आर अकाउंटेबल, उसको आप उभारिए, उसको आगे लेके जाइए। क्योंकि हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम सबका और देश की प्रतिष्ठा का नुकसान है, हमारा नुकसान है। और ये जो हमारी पेंडेमिक के अगेंस्ट लड़ाई है उसमें हमें कमजोरी है। और वो सर ने सबसे बाद में इसलिए वो स्लाइड सबके सामने रखी है, इसमें हमें एकजुट होना है, एक राय बनानी है। और हमें इसमें इतने हम फॉर्चुनेट हैं आपके देश में कि हमारे पास अपनी ही कैपेसिटी कि हम अपने देश को संभाल सकते हैं और हम दुनिया को भी प्रदान करेंगे वैक्सीन। तो इतनी स्ट्रेंथ होते हुए ये मौका है अपने देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का, अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने स्टैंडर्ड्स का, अपने प्रोडक्ट्स का, अपने आत्मनिर्भरता के जो एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, मेक इन इंडिया का एग्जाम्पल सामने आता है, उसको हम उद्धृत करें, उसको हम कभी नहीं करें, उसको हम वीक नहीं करें और हम सब इसमें इकट्ठे। तो एक ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि प्लीज रिमेंबर द सिचुएशन इज डायनेमिक। अभी एसेंशियल की बात है, सप्लाईज की बात है, कुछ प्रोडक्ट्स की फेज 3 अभी भी चलता रहेगा क्योंकि इमरजेंसी ऑथराइजेशन की ही बात अभी तक चल रही है। तो एक डायनेमिक सिचुएशन है, कितना नंबर अवेलेबल हो जाएगा, किस तरह से वो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, कॉस्टिंग क्या होगी, कई ऐसे सवाल हैं जो कि डायनेमिक सिचुएशन होने की वजह से बदल भी सकते हैं, रिफाइन भी हो सकते हैं। लेकिन देश का जो लाइव्स बचाने का जो पैंडेमिक को कंट्रोल का जो राजेश जी ने आपके सामने दिखाया, उनको आप होल्ड करते हुए हमारे और ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आनी चाहिए और तेज़ी से आए, क्योंकि अब उस हम सिचुएशन में है जबकि बातें इस बारे में बहुत तेज़ी से सामने आएंगे। तो रिमेंबर दैट देयर इज अ डायनेमिक थिंग। कुछ चीज़ें जो आज कही गई हैं थोड़ा सा नुआंस से बताई है, सिचुएशन बदलती है, उसके मुताबिक आपके सामने हम अपने आप जो राय बन रही है, सोच बन रही है, कुछ करना चाहिए। इसमें दो प्रिंसिपल लिए गए। प्रिंसिपल ये लिया गया है कि जो हमारे स्वास्थ्य सिस्टम और पेंडेमिक कंट्रोल करने का जो हमारा सिस्टम है, दम है, जो उसको सुदृढ़ किया जाए कि वो कमज़ोर ना हो, क्योंकि प्रोटेक्शन मिलेगी तो हम ज़्यादा सुदृढ़ होंगे। तो उसको और पक्का किया गया है कि उनमें ऐसे संक्रमण अभी भी फैले बड़े तौर पर 70% लोगों में कोई ना कोई कोमोबिडिटी होती है, तो वो बैक्टीरिया साइंटिफिक प्रिंसिपल उन्हीं के उनको लेते हुए एक सामने विजन प्रस्तुत किया गया है। एक मौका जो ऐसा ज़रूर आएगा कि इतने वैक्सीन होंगे कि जिसको भी एकदम से मिलना चाहिए, कम ज़रूरत भी हो तो मिल जाए, लेकिन जब तक वो नहीं होता कुछ महीनों तक, तो फिर प्रायोरिटाइज किया जाए, प्राथमिकता दी जाती है कि जिनकी मोर्टेलिटी हो सकती है पहले उन तक पहुँचे, मौतें नहीं होनी चाहिए, ज़िंदगी बचनी चाहिए। तो इन प्रिंसिपल्स को लेते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और लास्ट बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो प्रिकॉशंस की बात है हमारी तरफ से वो कोई भी नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन इज वन ऑफ द 5 tools and there will be no let up on our other endeavors, precaution and also health system response to control pandemic on a holistic level, because अब ये मौका जो हमारे पास आया है तो हम इसको इतना दबाएं अब कि बिल्कुल नीचे तक जाए और फिर ये कोई दूसरी पीक लेके जो है वायरस ऊपर नहीं आए। हम वायरस को अब चेज़ कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एज अ नेशन आप हमें वायरस चेज़ कभी ना करें, ये हमने सफल करके दिखाना है। और आज दोनों ही तरफ से बहुत तसल्ली की और कहूँगा उम्मीदवारी की बात आती है, ऑप्टिमिज्म आज रिफ्लेक्ट हुआ है। इसी भावना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ और डॉक्टर भार्गव आपसे थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद। We can take some questions. 28.
Sir, would you please explain to us, in the absence of there being watertight emergency use authorization laws in our country, what are the steps that the government and the drug regulators would be taking to expedite those who have applied for the emergency use authorization, and how much time will it take? Okay, so your question has two parts. I'll give you some preliminary information and then probably Dr. Bhargav can supplement me. The first fact that we must appreciate is that not all countries' regulatory framework or the set of rules and acts that they have make mention of the phrase emergency use authorization. So simply the fact that this phrase is not used in the national regulatory framework of any country does not mean that that specific country does not have an enabling provision to accord a approval which is early and which is distinct from a regular market approval. So that is fact number one. Fact number two, India's regulatory framework has a specific, I am again repeating, has a specific provision for grant of emergency use authorization, although this phrase is not used. So what is that specific legal framework? It is the New Drugs and Clinical Trial Rules 2019, and it clearly specifies that under specific special situations which are mentioned in that rule, relaxation, abbreviation, omission or deferment of data, including local clinical trial data, may be considered for approval. This is our law. Similarly, other countries also have a law. Second part of your question, timelines. This is a question which should be addressed to the national regulator. It is in national regulator's domain, and as the Union Ministry of Health, we refrain from interfering in the domain of the regulator. Dr. Bhargav, would you want to give an overview of other countries? I think the most important point is that our national regulatory authority, the NRA, is really respected the world over as being one of the most robust organizations, following all scientific all timelines as well. Now, if you look at various countries, and they have used synonymous phrases approval processes. You can call it, in the USA, they call it an expanded access program, special access scheme in Australia, temporary use authorization in France, hardship case program in Germany, uso compression novel Italy, temporary use authorization in Spain, earlier access to medical scheme in the United Kingdom, compassionate care in Israel, special access program in Canada, compassionate use in Turkey, clinical access program in South Africa, and conditional approval and regenerative medicines in Japan. So different synonyms have been used for this sort of a temporary licensure as we speak under certain circumstances till the full licensure. So that is where we stand. 26. सर 3 कंपनियों ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए गई हैं, तो उसमें से आपको क्या लगता है कि पहले कौन सी आ सकती है, और भारत के इसमें देखें तो कीमत और सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए कौन सी बेहतर और कौन सी पहले आ सकती है आपके हिसाब से? जैसे कि कहा गया, ये जो प्रोसेस है, दिस इज अ साइंटिफिक प्रोसेस, दिस इज अ प्रोसेस व्हिच इज अलाइंड विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस, and this is watched by all the nations, it's watched by our own, everybody amongst us, and therefore we should leave it, essentially leave it there. This involves looking at voluminous data. It involves looking at animal data, lab data, response data, and patient data, quality of
14. Just wait. We'll give you the, we'll call the number. Just please wait. सर नितिन डीडी न्यूज से हूँ। पहला सवाल ये है कि देश की जनता जानना चाहती है कि वैक्सीन कब से लगेगा, पहली बात। दूसरा, क्या शिक्षकों को, टीचर्स को फ्रंट लाइनर में शामिल किया गया है ताकि बहुत दिनों से स्कूल बंद है उनको वैक्सीनेशन दिया जाए, या फिर वो वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी होते हैं तो उनके लिए क्या कब दिया है, कब जानना चाहती है कि वैक्सीन कब से लगना शुरू होगा? पहले सवाल का जवाब है कि लाइसेंशियर होने के बाद ही ऐसी कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन बताई जा सकती है, क्योंकि उसके बाद के जो प्रोसेसेस हैं उसमें उनमें जो वैक्सीन की प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग भी एक होती है, वो भी पैरेलल चलती है, लेकिन एग्जैक्ट डेट कब पूरा हो जाए तो ये बात उसके बाद ही आती है, स्पेसिफिक डेट। लेकिन सब कुछ ठीक चले तो कुछ पास में हम उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात आपने कही कि क्या शिक्षित एक ऐसा समूह हो जिसको प्रायोरिटी दी जाए, ये हमारे जो डिस्कशन के फोरम है उसमें ये बात होती है और ये अपने तरीके से एक प्रायोरिटी ग्रुप भी बनता है। इसके ऊपर नेकबैक में भी चर्चा होगी, स्टेट गवर्नमेंट से भी फाइनल डिसीजन आएगा तो ये सब पब्लिक किया जाएगा। 14. My question is related to the distribution of the vaccine. Earlier it was stated that that there was lessons learned from the universal immunization program and the elections. I want to know, what does that mean when it comes to more rural and remote areas? What is the plan for the vaccination there? When we say that while rolling out the COVID-19 vaccination, we would rely on the experience gained during elections and during universal immunization program, it basically means that these are events where large-scale logistics management is done over a compressed timeline. So therefore, that is the first lesson. How do you deliver vaccine to a large number of people in a smooth manner over a limited period of time? So that is one. The second is that you need to monitor all events as they happen on a real-time basis and take whatever rectification measures or supportive measures you need to take. So that is another issue that both these examples have taught us. Timely action to support our field staff who are actually giving the vaccination. And third point is that in universal immunization program, we have developed a very robust system of adverse event monitoring. Who would monitor? Who would report? In what format? So there are lessons there. For a finite number of individuals who have to come on that particular day for a particular activity, right into the hinterland of India. And that organizational structure as well as the highly operational and successful SOPs can be aligned with, let's say, immunization group or vaccination group into a election group. So the lessons drawn from that paradigm are highly useful. Last question. 30. We have got some sort of phase 3 data from different countries for two vaccines, Pfizer and for the serum vaccine. However, for Bharat, at least we have not seen any phase 3 data, any announcement or anything. ICMR is partnering Bharat Biotech. Can you take us through the decision to apply for EUA on what basis, on what data are we sort of looking at? See, the temporary licensure, I would like to call it, or a compassionate use or emergency use, would has no really we have to. The regulator probably has to be satisfied with the risk-benefit ratio. The
benefit has to be more than the risk, clearly. And in this emergency situation, if the benefit is more, then he may consider. Numbers are there, you can call phase 1, phase 2, phase 3, but from phase 1 we get clearly the safety data. And also from phase 1, phase 2 we get the safety and immunogenicity. We have the safety and immunogenicity data of certain studies for several days, for several months available for many of these vaccines. For several months they are available. So that is a reassuring point to see. In terms of efficacy, as I've said earlier, the WHO has clearly said if the efficacy is more than 50%, we expect them to be used, and that number is available for different vaccines on a very small number of ones. Whatever the phase 3 data is available for various other vaccines, 90-95%, is available on a very small number of ones, 25, 30. So that I would re-emphasize the point that the risk-benefit is probably the most important in a situation of a pandemic. Thank you And very much, sir. ultimately, it's the NRA to decide. Thank you, friends. Thank you very much. I think no more questions now.